अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं। स्प्रिंग 22 पढ़ लें। स्प्रिंग 2022 मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 2। जिम्बाब्वे लिमिटेड। सवाल कहाँ है पढ़ने को? सबको कहा है, ऐनक वाले भी बगैर ऐनक वाले सबको कहा है। यार कुछ सीरियस नहीं ले रहे लोग बात को।
ये हंसते मुस्कुराते चेहरों ने ना कंफर्म ये सवाल नहीं पढ़ा, क्योंकि सवाल पढ़ने के बाद ये बनती नहीं थी हंसी। चलें, पढ़ लिया और सारा समझ भी आ गया। कंटिन्यू और शटडाउन में ना चूंकि कोई स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे वो रेलिवेंट वो अपना लिमिटिंग फैक्टर था उसमें स्टेप्स थे, तो इसलिए इसमें सवाल वाले के पास बहुत रूम है, वो जो मर्जी डाल दे सवाल में। तो इसमें सवाल पढ़ के ही अंदाजा होगा कि करना क्या क्या है। और ऐसा नहीं है कि सवाल मुश्किल है बहुत तो 20 नंबर सारे गए, सारे 20 नंबर नहीं छूट गए। जो जितना समझ आ रहा है वो करें, उतने नंबर मिलेंगे। तो ये इसी का एक अच्छा खासा एडवांस लेवल सवाल है। पहला पैराग्राफ, ZL ने 1 साल नहीं 9 महीने के बाद फैक्ट्री बंद करने का फैसला कर लिया हुआ है। यह बात इन्होंने पहले ही सेंटेंस में बोल्ड करके लिखी हुई है कि आज 1 अप्रैल 2020 है, तो अभी रह गए हैं 9 महीने। पिछले साल में था साल, अब है 9 महीने। तो इन 9 महीनों में कराची की जो फैक्ट्री है वो बंद कर देंगे, और जब ये न्यूज मिली कि फैक्ट्री बंद हो रही है तो सारे के सारे स्किल्ड लोगों ने काम छोड़ दिया फौरन। हैं जी? पहली कब? हाँ, पहले कब? तो वो कल शाम ही छोड़ के गए ना। नहीं, हमने जो प्लानिंग की थी ये 1 अप्रैल को सुबह सुबह नहीं की होगी ना, हो सकता है कोई हफ्ता 10 दिन से बात चल रही हो, और फिर उन लोगों ने ये नौकरियां फौरन छोड़ दी। तो अभी इस वक्त हम 1 अप्रैल पे खड़े हैं और स्किल्ड लोग जस्ट छोड़ चुके हुए हैं। ठीक है, पहले ही, लेकिन बस अब वो छोड़ चुके हुए हैं। तो ये जो 9 महीने रहते हैं 2022 के, जब 2022 का पूरे साल का बजट बनाया था तो उसी बजट को 9/12 करके उन्होंने आपको यह बना के दिया है। दोबारा, यूजिंग द ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 2022, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम अप्रैल से दिसंबर। तो ये जो टेबल बना हुआ है ये पूरे साल का नहीं है, ये अप्रैल से दिसंबर 9 महीने का टेबल है। तो एक तो फर्क ये पड़ा कि ऑलमोस्ट फिगर्स मिलती जुलती हैं,
लेकिन पहले जो सवाल किया था उसमें पूरे साल का बजट था, ये 9 महीने का बजट है। तो ये मैंने आपको अभी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर वाली अंग्रेजी बताई है। जो जाग रहे हैं और सवाल पढ़ भी रहे थे, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये 9 महीने का वो स्किल्ड लेबर सब वही है। ये जो इसलिए तो लिखा हुआ है कि जो 2022 का बजट बनाया था उसी को प्रोपोर्शनेट किया है। तो हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जो डायरेक्ट लेबर आ रही है स्किल्ड वाली ही आ रही है, बिल्कुल सही है। जो लोग छोड़ गए हैं उन्हीं की फिगर्स आ रही हैं इसके अंदर। पिछले साल में भी ऐसे ही था ना। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर। जो जाग रहे हैं, जबरदस्ती मानना नहीं है, जो अंग्रेजी लिखी है उसका मतलब समझ आना चाहिए। अगर कोई जोर जबरदस्ती यहां बैठा हुआ है तो चला जाए बेशक, कोई मसला नहीं है, सुन लेना आराम से लेक्चर। लेकिन बुरी बुरी शक्लें ना बनाए बैठ के। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ऊपर। ओके, पॉइंट नंबर 1, जो इनकम स्टेटमेंट में हमने सेल्स लिखी हुई हैं 75% उनमें से कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स हैं। एक है हमने साल का बजट बनाया कि इतने की सेल्स हम करेंगे, ये बजटेड सेल्स हैं। उनमें से 75 है 9 महीने का, उनमें से 75% कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। क्या मतलब हुआ? यानी हम ऑलरेडी वादा कर चुके हैं लोगों से, ये वो वाली सेल्स है। बाकी हमने अंदाजा लगाया होगा इतने बेच लेंगे, लेकिन इसमें से 75% जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। लेकिन ये इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात लिखी है, टोटल बजटेड सेल्स वॉल्यूम का 75%। यानी यूपर जो इनकम स्टेटमेंट में 83 मिलियन नजर आ रहा है उसका 75% नहीं, वो तो रेवेन्यू की फिगर है। यूनिट्स का 75%, और बाकी फिर उसने फर्क बताया हुआ है कि बाकी लोगों को कितने का बेचते हैं और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को कितने का बेचते हैं। वो सेल्स की कैलकुलेशन में आएंगे तो पॉइंट 1 को और डिटेल से बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, अभी इस वक्त 10,000 किलो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे पिछले सवाल में 25,000 किलो पड़ा हुआ था, और उसके अलावा 2500 डिफेक्टिव यूनिट्स पड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स में आपको डिटेल बताई है, इंक्लूड नॉट कंप्राइजेज ऑफ, इंक्लूड कि इसमें डेप्रिसिएशन है, एक टेक्निकल फीस है और फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है। बाकी जनरल ओवरहेड्स एलोकेटेड हैं। जो जाग रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं उसका ब्रेकअप बताया हुआ है कि उसमें एक है डेप्रिसिएशन, एक टेक्निकल फीस है, एक फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है, और बाकी सब एलोकेटेड है। पॉइंट 4, ये सॉल्व करते हुए बताता हूं, क्योंकि इस पॉइंट में थोड़ी सी टेक्निकल फ्लॉ भी है, वो मैं सॉल्व करते हुए बताता हूं। अच्छा, उस टेक्निकल फ्लॉ में स्टूडेंट क्या करता, वो उसको तो जो समझ आ रही होती करता, जो कि नहीं आ रही होती तो कुछ भी ना करता। पॉइंट नंबर 5, ये जो अभी प्लांट मशीनरी है, अगर अभी के अभी बेचना चाहें तो इतने का बिक जाएगा। जो पिछले सवाल में 830,000 था, ये वो चीज है। ये मैंने ऑप्शन 1 से ऊपर ऊपर वाली अंग्रेजी टूटी फूटी बताई है। इसमें मैंने पॉइंट 4 अभी नहीं समझाया, बाकी बताए हैं थोड़े थोड़े। उन थोड़े थोड़े में से अगर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तो ओके, ठीक है। अब जब हमारे काम के लोग चले गए हैं तो डायरेक्टर्स के पास फॉलोइंग 2 ऑप्शंस है। अब उसने खुद कह दिया 2 ऑप्शंस। पहले तो उसने 2 या 3 नहीं कहा था, हमने खुद 3 मानी थी, अब तो वो कह रहा है 2। हेडिंग भी दे रहे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 ये है कि अभी फैक्ट्री हम छोड़ दें और किराए पे दे दें, और ऑप्शन 2 ये है कि काम के लोग तो गए, बाकी लोग ले आते हैं और उनसे काम चला लेंगे। ये है सवाल की अप्रोच कि हमें दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करना है, जैसे पहले 3 को किया था। और कौन सी सिलेक्ट करेंगे?
जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा। बाकी मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो फिर ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को समझाता हूं। ओवरऑल अप्रोच सवाल की ये है जो बताइए जी। एडवाइज विच ऑफ द टू ऑप्शंस, हाँ बेनिफिशियल फॉर ZL, हाँ जी जी। विच ऑफ द टू ऑप्शंस, विच ऑफ द टू ऑप्शंस, दोनों में से कौन सी बेहतर है? बहुत सारी ऑप्शंस में से कोई सी दो चुन दे नहीं कह रहा, इन दो में से कौन सी। एडवाइस विच ऑफ द टू ऑप्शंस। अगर जाग रहे हैं हाँ भाई, ओके। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 अभी हम इस वक्त इसको अगर रेंट आउट कर दें और रुपीज मिलियन, थाउजेंड्स में नहीं है, 1000 लिखा हुआ ना भाई। अगर हमने अभी रेंट आउट कर दिया तो ऑप्शन 1। अच्छा, इस सवाल का डाटा बहुत ज्यादा है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए जब हम ऑप्शन 1 सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑप्शन 1 वाले पॉइंट्स तो देखेंगे, लेकिन वो जो ऊपर इतनी सारी बातें की हैं वो भी देखेंगे। ऑप्शन 1, पॉइंट नंबर 1, 9 महीने के लिए रेंट पे दे देंगे तो किराया कमाएंगे। कितना किराया कमाएंगे? 20 मिलियन। और चूंकि हमने सेल्स करने की कमिटमेंट्स की हुई थी तो उनको फिर छोड़ के भाग रहे होंगे हम लोग, तो उसकी वजह से हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? 3.8। $3,800। पॉइंट 3, अभी इस वक्त जो ऊपर पॉइंट 2 में क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ था, अब ये उसकी कंटिन्यूटी में बात हो रही है। ऊपर पॉइंट 2 में कहा हुआ था कि 31 मार्च 2022 को 10,000 किलो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और 2500 यूनिट्स, किसके यूनिट्स? कोई प्रोडक्ट के ही पड़े होंगे, खराब है। तो जो 10,000 किलो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बताई हुई है, और जो खराब यूनिट्स पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट और आगे NRV भी बताई हुई है। अब आते हैं नीचे ऑप्शन 1, पॉइंट नंबर 3। वो कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल ऊपर बताया था यानी 10,000 किलो, उसके लिए ZL ने सोचा हुआ था कि वो उसको एक और मटेरियल रीटा में कन्वर्ट कर लेते या फिर बेच देते। तो पिछले सवाल में मैंने इसको कंटिन्यू में एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया था और ये कहा था क्या वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा दें या फिर यहां इनफ्लो। दोनों वैरायटियां बताने के लिए मैं इस सवाल में यहां इनफ्लो दिखा देता हूं ताकि दोनों वैरायटियां आ जाएं। तो यहां पर दिखा देते हैं हम इसको इनफ्लो कि जो पड़ा हुआ है एग्जिस्टिंग मटेरियल, पिछले सवाल में जो एग्जिस्टिंग 25,000 किलो का यूज करना था उसको मैंने यूज करना एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाया था। ये भी कर सकते हैं कि वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा दें और ये भी कर सकते हैं कि वहां कॉस्ट ना दिखाएं। यहां पर जैसे मशीन का बेचना दिखाना है वैसे इसका बेचना दिखा देते हैं। तो इसके लिए 2 हल सोचे हुए थे, उनमें से बेहतर हल कौन सा है?
या तो हम इसको बेच देते, कितने का, 10,000 किलो है, कितने का, 160, 1600, या फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेते। कन्वर्ट करने से क्या होता, कितने किलो, 9,000 किलो बनता, जो कि मार्केट से मिला करता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने में 140 लगेगा इंटू 350, 140 इंटू, कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने में 140 रुपए पर इनपुट, हमने 10,000 को कन्वर्ट करना है तो 140 रुपए 10,000 पे खर्च होगा, लेकिन उससे बनेंगे 9,000 किलो, जो कि इतने के मार्केट से मिला करते हैं। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ 3 सॉल्व करके दिया है। इसका आंसर क्या बना, 1750। तो हम इसमें से कौन सा वाला रास्ता लेंगे, 1750 वाला। और इसको यहां दिखाने की बजाय कंटिन्यू में एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिखा सकते हैं। अच्छा, जो कुछ बच्चे हैं जो आईकैप का सोल्यूशन भी देखते होते हैं, तो इसमें ना आईकैप के सोल्यूशन के साथ मैंने चूंकि डिफरेंट फॉर्मेट किया हुआ है तो फॉर्मेटिंग का फर्क है। एक गलती आईकैप के सोल्यूशन में ये थी, उन्होंने इसका डिफरेंस लिया हुआ है, वो हो गया होगा गलती बनाने वाले थे, उसको 150 लिया हुआ है, हालांकि इनमें से हमने हायर लेना था। तो बाकी जो है वो सिर्फ फॉर्मेटिंग का फर्क है, बाकी सेम ही है। कुछ बच्चे हैं जो आईकैप के सोल्यूशन भी मुझे दिखा के पूछ रहे थे, उनको बता रहा हूं कि ये गलती है आईकैप के सोल्यूशन में, उन्होंने इनको कंपेयर करके 150 को लिया हुआ है, जबकि इनमें से हायर वाले को लेना है। बाकी सब सिर्फ फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा फर्क है, बाकी सेम है। पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी पढ़ लें, और पॉइंट 3 की अंग्रेजी में अगर आपको ये कैलकुलेशन खासतौर पे ये वाली नहीं समझ आई तो बताएं। अच्छा, वो जो 2,500 डिफेक्टिव यूनिट्स पड़े हैं उनका क्या, अगर हमने अभी फैक्ट्री छोड़ के किराए पे दे दी तो उनका क्या, और अगर साल खुद कंटिन्यू कर ली 9 महीने तो उनका क्या। तो इसलिए उसको इररेलेवेंट कह के छोड़ देंगे। वो जो डिफेक्टिव यूनिट्स पड़े हुए हैं, अगर हमने फैक्ट्री अभी छोड़ दी तो भी उनको बेच ही देना है, कहीं पर कहा ही नहीं उनका क्या करना है। और जो ऑप्शन 2 है वहां भी उनका कोई जिक्र नहीं है, तो वो तो वैसे भी हमने बेच ही देने हैं, तो इसलिए वो इस सारे सवाल में रेलिवेंट नहीं है। तो उन 2,500 का कुछ भी नहीं करना जी, फिर हम स्क्रैप को ही लेते। तो ये जो ऊपर अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट 2 में सेकंड बुलेट पॉइंट है 2,500 डिफेक्टिव यूनिट्स, इनका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि चाहे हम किसी को किराए पे दें फैक्ट्री, चाहे खुद चलाएं, ये तो कूड़ा फेंकना ही था, तो ये रेलिवेंट नहीं था। ऑप्शन 1.4 कर लें, इधर भी इनफ्लो कर लें, ऑप्शन 2 में भी कर लें, दोनों में लिख लें, हैं कर लिख लें। ऑप्शन 1.4 समझाने लगा हूं, ऑप्शन 1.4। अच्छा, पॉइंट नंबर जी पूछना है कुछ, 0.4 समझा रहा हूं। जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है 9 महीने की, इनमें फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं, और उन फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर अच्छा 3 टुकड़ों में पॉइंट्स 1 2 3 4 5 हैं, एक ऊपर अदर इंफॉर्मेशन है, एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2 है। तो ऊपर वाले अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है
पॉइंट 3 में, ऊपर वाले सेक्शन में पॉइंट 3 के फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी आ रही है 3.6 मिलियन। ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है कितने अरसे का है? तो फिर ये 36 लाख कितने अरसे की है? 9 महीने की। अगर तो हमने इससे कंटिन्यू काम करवाया तो फिर तो ठीक है, 9 महीने लोग काम करेंगे, 9 महीने के खर्चे हैं। लेकिन ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कि अगर हमने ऑप्शन 1 की यानी फैक्ट्री खुद छोड़ के किराए पे दे दी तो सुपरवाइजर को निकाल देंगे ना, कि नहीं? तो उसको फिर साल की सैलरी देनी पड़ेगी। पॉइंट 4 दोबारा, अगर हमने उसको 9 महीने इस्तेमाल किया, अगर फैक्ट्री चलाएंगे, ऑप्शन 2, अगर हम 9 महीने के लिए फैक्ट्री चलाएंगे तो 9 महीने वो काम करेगा। उसको एक तरह से कह लें कि आप पहले ही दुनिया वालों को हमने बता देना है कि 9 महीने बाद हमने फैक्ट्री बंद कर देनी है, अ सॉर्ट ऑफ नोटिस दे दिया। लेकिन अगर उसको नोटिस के बगैर फौरन निकाल रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो कह रहा है पूरे साल की सैलरी देनी पड़ेगी। ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, पॉइंट 2 में पेनल्टी और थी। वो जो हमने जिन कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे कि हम आपको चीजें बेचेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स का हुआ है। देखिए सवाल में टर्म यूज हुई है ना, जो पॉइंट नंबर 1 अदर इंफॉर्मेशन वाला है उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वो इन सेल्स वाली चीजों को कह रहा था। और ऑप्शन 1 के पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सकेगा, इसलिए पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो उन कस्टमर्स को देनी होगी। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि फैक्ट्री सुपरवाइजर को 12 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, यानी अगर फैक्ट्री अभी छोड़ी तो यह बात हो रही है, और अगर फैक्ट्री अभी नहीं छोड़ी, कंटिन्यू की, तो फिर तो 9 महीने की देनी पड़ेगी। अब आप यह भी कर सकते हैं कि इस ऑप्शन में 3 महीने की सैलरी लिखें और वहां ना लिखें, या फिर वहां 9 महीने की लिखें या 12 महीने की लिखें। तो क्या 36 लाख लिख लूं? 36 क्यों नहीं? क्योंकि ये 9 महीने की है, ये हो गई 1 महीने की और ये हो गई 12 महीने की। जी, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा है कि आप यहां पर वो जो एक्स्ट्रा 3 महीने हैं सिर्फ वो लिख ले और कंटिन्यू वाले में ना लिखें, या फिर इधर 12 महीने की लिख लें, उधर 9 महीने की लिख लेना। तो इधर 12 उधर 9, या फिर उधर कुछ नहीं और इधर 3 महीने, दोनों बातें ठीक है। पॉइंट 4, ओके। अब ये जो पॉइंट 5 है ना, इसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है जो पेपर पे बैठ के तो खैर स्टूडेंट को इतना समझ भी नहीं आना था, या शायद आ भी जाता। ज्यादा गहरा सोचेंगे तो मुश्किल लगेगी, वरना शायद इसका मैं बगैर डिटेल समझाए आपसे पूछता हूं, हो सकता है आप तुक्के से वही बता दें जो इसका बनता है, फिर गहरा सोचवा दूंगा। पॉइंट नंबर 5, हमने ये जो सेल्स ऑफिसर्स हैं, सेल्स ऑफिसर्स कहां से आ गए? ऊपर टॉप पे अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है कि सेलिंग एक्सपेंसेस में 5 सेल्स ऑफिसर्स हैं, उनकी पेमेंट आ रही है जिनको हमने कहीं से हायर किया था और 31 दिसंबर 22 तक वो हमारे पास हैं। ये जो ऊपर टेबल के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इनमें शामिल हैं, यही है सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट। पॉइंट नंबर 4,
अदर इंफॉर्मेशन वाला। सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरीज ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर। तो वो जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो असल में 5 सेल ऑफिसर्स की फीस है। अब नीचे ऑप्शन 1 पॉइंट नंबर 5, अगर हम इन लोगों को फारिग करते हैं तो 30% पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं तो फिर हम सोच रहे हैं कि इनसे हम अपने किसी और ऑफिस में काम ले लें। लेकिन जब उनको वहां से लाहौर शिफ्ट करेंगे तो उनको एक एक्स्ट्रा 2 मिलियन देना पड़ेगा। रीलोकेशन अलाउंस, कराची से उन्होंने लाहौर शिफ्ट होना है तो उसके लिए उनको 2 मिलियन एक रीलोकेशन का अलाउंस यानी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब बताएं इसमें से यहां क्या रेलिवेंट लिखूं? क्यों 2 मिलियन? 30% किसकी ज्यादा है? बिल्कुल सही है। बाकी कोई और जवाब देना चाहे? हाँ जी, जो लोग जाग रहे हैं, इन सेल ऑफिसर्स को पेनल्टी देते हैं तो कितनी देनी पड़ेगी? 8200 का 30, और अगर पेनल्टी ना दें और उनसे हम लाहौर में काम करवा लें तो 2 मिलियन देना पड़ेगा। तो फिर कौन सा काम करें जो सस्ता है? तो वर्किंग 2 में मैं यहां पर ले लेता हूं पेनल्टी, जो कि है 8200 का 30%, 2460, और रीलोकेशन अलाउंस ये कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे इसमें से? ये करेंगे तो रीलोकेशन अलाउंस देंगे हम वर्किंग 2 2000। जी हाँ जी, 3 महीने के तो दे दिए ना, तो रही 9 महीने गए। 2000। ओके, चलें ठीक है, फिर किसी ने गहरा नहीं सोचा तो मैं फिर हमें तंग भी नहीं करता। ठीक है, क्या क्या? हाँ हाँ, करना पड़ेगा तो। जी जी। हाँ, और पेनल्टी में? ठीक है शाबाश, चलो जी, किसी ने सोच ही लिया, बता ही देता हूं अब। हैं? ना बताऊं? चले, जिसने सुनी नहीं स्टूडेंट की बात तो रहने दे, कान बंद कर ले। अगर हम अभी फैक्ट्री छोड़ देते हैं, अच्छा ये जो 2000 और 2460 को कंपेयर करके 2000 लिखा है, ये समझ आया? बस जो इस पे राजी रहे वो इस पे राजी रह लेना। अब इस सवाल में टेक्निकल फ्लॉ क्या है? हमने उन लोगों से अगर काम लिया तो 9 महीने की तनख्वाह देंगे? वो भी नहीं देंगे। कितनी तनख्वाह देंगे? हाँ जी, 8200 देंगे, और चूंकि लाहौर में काम करवाएंगे उनसे तो 2 मिलियन भी देंगे। अगर हम उनसे लाहौर में काम करवाएंगे तो फिर तनख्वाह नहीं देंगे? देंगे। लेकिन अगर उनको अभी फारिग कर देते हैं तो पेनल्टी देंगे कितनी? तो पेनल्टी देके फारिग करें ना। हैं भाई, पेनल्टी क्यों दे रहे हैं? तो फिर बस इतने ही पैसे जाएंगे जेब से।
ऑप्शन वन क्या है? हम फैक्ट्री अभी छोड़ रहे हैं। तो जब हम फैक्ट्री अभी छोड़ रहे हैं तो उन सेल ऑफिसर्स को रखें? पेनल्टी क्यों दे रहे हैं? फारिग करने लगे हैं ना, तो फिर कितने पैसे जाएंगे? पेनल्टी। लेकिन अगर उनको लाहौर भिजवाना है तो ये भी देंगे, फिर सैलरी भी तो देंगे ना, है? अरे भाई, जो फायदा लेंगे वो फायदा तो अभी भी तो, यानी हम तो इस वक्त एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना। हाँ, अरे भाई वो तो एक अलग काम होगा ना, ये तो और गहरा स्टेप हो गया। जो इस गहरे स्टेप तक पहुंच जाता वो चुप कर जाता। आप बिल्कुल जबरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस लेवल तक भी सोच जाएगा वो चुप हो जाएगा। अदरवाइज, वो बच्चे ने पूछी है ना ये बात, पॉइंट है कि नहीं है? नहीं भाई, अगर उनको भेज रहे हैं तो फिर तो कंटिन्यू रखें कि तनख्वाह भी देंगे ना, तो वो पैसे भी जेब से जाएंगे। पेनल्टी देके फारिग कर देंगे तो नहीं जाएंगे जेब से। हाँ, हाँ, बस ये पॉइंट बताने का मकसद यही है कि इसमें इस 8200 की आगे और कहानियां चल पड़ेंगी कि लाहौर में शिफ्ट करेंगे तो फिर वो जो और लोग नहीं लाने थे वो इनसे काम चला लेंगे, या फिर ये मेहनत करेंगे तो इनसे हम कमा भी रहे होंगे। उस लाहौर की और कहानियों की वजह से इसको छोड़ दिया। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर सोच लेता है। अभी भी तो उस बच्चे ने कहा ही है ना, कैमरे के पार तो 1000 लोग हैं, उन्होंने भी तो ये सोच ही लेना था। तो उन सब में से किसी ना किसी ने ये सोचा ही होगा, पेपर में बैठ के तो कम से कम सोचा ही होगा। तो अगर हम, बल्कि एक टीचर से डिस्कशन हो रही थी, ये उन टीचर ने मुझे पॉइंट बताया था कि 8200 भी तो जाएगा। मैंने कहा हाँ वाकई 8200 भी तो जाएगा। तो इसलिए बताने का मकसद यह है कि इस तरह के पॉइंट्स ये उस वक्त क्लिक कर जाते हैं, इस तरह की बातें। तो उस 8200 को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि वो हम लाहौर में जाके फिर उनसे काम लेंगे तो वहां से फायदा भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, क्योंकि हम लाहौर में उन लोगों से काम करवाएंगे तो फिर वहां और लोग नहीं रखेंगे ना, ऐसे ही है ना। तो वो खर्चा जो और लोगों को देना था वो उनकी जगह इनको दे देंगे। उस 8200 की तनख्वाह उनको देनी है तो वो लाहौर में जाके देंगे, और वो जो लाहौर में इनको पैसे दे रहे होंगे तो उनकी जगह जो और रखने थे फिर उनको नहीं दे रहे होंगे, तो वो ऑफसेट हो जाएगा। इसलिए अभी इस वक्त ये पैसा जेब से जाएगा अगर हम उनको रिलोकेट करेंगे, ये पैसा जेब से जाएगा अगर उनको अल्लाह हाफिज कर देंगे तो। चलें बस, हाँ जी, क्या कह रहे हो? लेकिन बात यह है, इस वक्त सारी बात यह हो रही है कि ये आ सकता है दिमाग में कि अगर उनको फारिग कर देंगे तो 8200 नहीं देंगे, रीलोकेट करेंगे तो 8200 दे रहे होंगे, तो उसकी वजह से बिल्कुल कंपैरिजन में तो आ जाएगा कि वहां 8200 जाएगा, यहां नहीं जाएगा, तो 8200 लगेगा रेलिवेंट। तो उसकी बात बता रहा हूं कि वो 8200 लाहौर में जाके उनसे काम लेंगे तो वहां पर उनसे फायदे भी लेंगे, या वो जिन लोगों की जगह इनको भेजेंगे तो उन लोगों को नहीं रखेंगे, तो वो 8200 वहां बिजनेस का ऑफसेट हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम सिर्फ 2000 और 2460 को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, आगे 0.5 हो गया, नहीं 0.5, अच्छा 0.5 ही था ये। ऑप्शन 1 वाली चीजें तो हमने पूरी कंसिडर कर ली, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में इतना कुछ कहा है तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। नींद आ रही है? कहते तो थोड़ा सा कल थोड़ा सा परसों पढ़ लेते हैं। मेरे पूछने से क्या आपको वाकई लग रहा है कि मैं कल परसों पे जाऊंगा? फिर फौरन नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, मैं भी तंग आ गया हूं मैं, बस बस आज खत्म। ऑप्शन 1 पॉइंट नंबर 5 तक ओके। पॉइंट नंबर
वो जो ऊपर अदर इंफॉर्मेशन है उसमें 0.5, अदर इंफॉर्मेशन का 0.5। अभी फैक्ट्री छोड़ के किराए पे दे देंगे तो प्लांट बेच देंगे। कितने का बेच देंगे? 250। ये हो गई ऑप्शन 1। हाँ जी, ऑप्शन 1 डन। कितना आ गया? 1,3। ऑप्शन 1 डन। ऑप्शन 2, असल तो ऑप्शन 2 थी इसमें। नहीं। अच्छा, इस 20 नंबर में से कुछ भी एक नंबर भी नहीं आ सकता? रेंट इनकम तो लिख ही लेंगे, ये भी लिख लेंगे, पेनल्टीज भी लिख लेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये रॉ मटेरियल वाला भी हो जाता। तो इसमें ये दो चीजें हैं, ये भी शायद हो ही गई, सारा ही हो जाता, टोटल भी कर ही लेते, ये तो हो जाता। चले ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ये है कि हम 9 महीने के लिए फैक्ट्री को कर लेते हैं कंटिन्यू, और अगर आपने सवाल ध्यान से पढ़ा था तो लर्निंग कर्व भी आपका इंतजार कर रहा है। तो हम लोग 9 महीने के लिए फैक्ट्री कर लेते हैं कंटिन्यू। अब अगर कंटिन्यू करेंगे तो सेल्स होंगी, कितनी होंगी? 83750 होंगी। ये सेल्स वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, ऑप्शन 2 में सारे ही अच्छे हैं वैसे। जाग रहे हैं? ऑप्शन 2 में सेल्स, जो ऊपर अभी इस वक्त टेबल बना हुआ है, ये कितने यूनिट्स का है? 50,000। और पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन 2 पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कि हम 50,000 नहीं बना पाएंगे, हम 45,000 बना पाएंगे। तो जो ऊपर की सेल्स हैं उनको 50 से डिवाइड और 45 से मल्टीप्लाई कर लें। नहीं, जो टेबल में सेल्स दी हैं कितने यूनिट्स की हैं? 50,000, और हम 50,000 नहीं 45,000 बेच पाएंगे, तो बस ठीक है, 50 से डिवाइड और 45 से मल्टीप्लाई। नहीं, डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो है ना उसके अंदर ऑलरेडी, स्किल्ड लेबर, सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। ये रीजन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, 50 से डिवाइड और 45 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मसला है इसमें? नहीं, ये तो इन 9 महीने की है, हाँ इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल शामिल है। ये जो आपको सवाल में इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, अदर इंफॉर्मेशन में जो पॉइंट 1 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट 1 क्या ऊपर इनकम स्टेटमेंट में नहीं है इनकॉर्पोरेटेड? यानी क्या अब ये डिस्काउंट माइनस करना है? किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है?
डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 45 कर लें या नहीं, या कर लें सर, दफा करें, कर लें बस। अच्छा अगर नहीं तो क्यों नहीं है? हाँ हाँ, समझ नहीं आई। हाँ ठीक है, बाकी होंगे तो चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? हाँ, अगर हम लोग ऊपर वाली 9 महीने की सेल्स को 50 से डिवाइड और 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल वाली को भी और अदर को भी हमने प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया। नहीं समझे? देखें, जो सेल्स की अमाउंट दी हुई है वो डिस्काउंट वगैरह सब एडजस्ट हुआ हुआ है कि नहीं? वो हुआ हुआ है, इसलिए डिस्काउंट वाली बात रेलिवेंट नहीं रही है जो मैं बात समझाने लगा हूं। 50,000 यूनिट्स में से 37,500 और 12,500, ये क्या किया मैंने? ये मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। 75% 25% में तोड़ा है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और ये अदर है, और इसके मुताबिक वो अमाउंट 83.75 मिलियन निकली हुई है। अगर हमने उस 83 क्या है, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया ना, यानी प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया, ये प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा ना। 50 की जगह मैं 45 पे ले आऊंगा, मतलब 10% कम कर दूंगा, 10% कम। तो अगर हमने इसको 10% कम कर दिया तो इसका मतलब है हमने इसको भी 10% कम कर दिया, इसको भी 10% कम कर दिया। ये जो अमाउंट निकली हुई है ये इतने यूनिट्स की डिस्काउंटेड प्राइस और इतने यूनिट्स की नॉर्मल प्राइस से निकली हुई है। अच्छा, जीटी वाले बच्चों को नहीं पता कि ये हंसी किस बात की है, वो नहीं जानते इस गहराई को। इतनी अमाउंट है जो कि इन यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेटेड है। अगर हमने इसको 45/50 कर दिया तो 10% कम हो गई ना, 10% ही ना समझ आ रहा हो किसी? 50 से 5 कम हो गए, 10% कम हो गए। तो अगर हमने इसको 10% कम कर दिया तो इसका मतलब है हमने इसको भी और इसको भी 10% कम कर दिया, यानी इनकी जो आपस की रेशो थी वो मेंटेन्ड रही, 75-25 की रेशो मेंटेन्ड रही। इसलिए ऐसा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जो 45,000 यूनिट्स होने हैं तो ऐसा नहीं होना कि इनमें से 3750 नहीं बेचते और इनमें से 1250 नहीं बेचते, ये ऐसा नहीं है। ये क्या किया मैंने? अगर ऐसा होता ना कि जो 5,000 कम बेचेंगे, 3750 इसमें से कम, 1250 इसमें से कम, तो बिल्कुल ये वाला काम ठीक था कि ये जो इनकी रेशो है जिसके मुताबिक डिस्काउंटेड प्राइस मल्टीप्लाई हुई हुई है वो मेंटेन्ड रहती। मुझे नहीं लग रहा यार ये बात समझ पा रहा। अगर ये भी कम और ये भी कम बिकें और इनकी ये रेशो मेंटेन्ड रहे तो फिर ये करना सही है, लेकिन ये तो हमने कम करने ही नहीं है, सारे के सारे 5,000 इसी में से कम होने हैं। ये लिखा हुआ है ऑप्शन 2 के पॉइंट नंबर
पता नहीं कहां। जी, पॉइंट नंबर 1 में ये कहां लिखा हुआ है कि 5,000 सिर्फ इनमें से कम होंगे हैं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में जब वो कह रहा है कि 5,000 यूनिट्स कम बना सकेंगे, तो क्या पता वो यही कह रहा होता कि इसमें से 3750 और इसमें से 1250। अगर इसमें से ना बना सके तो पेनल्टी पड़ेगी, वो कितनी है? तो इसलिए हम ये बनाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स हैं, तभी तो पेनल्टी का जिक्र ऑप्शन 1 में था। बस सिर्फ ऑप्शन 1 में पेनल्टी का जिक्र है, ऑप्शन 2 में कहीं हम पेनल्टी देने लगे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स हैं, ये हम अब भी पूरी करेंगे। तो वो जो 5,000 नहीं बना सकेंगे वो अदर में से होगा। तो अब रेशो मेंटेन नहीं रहेगी, इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हमें सारी फिगर को तोड़ के यूनिट्स और प्राइस तक पहुंचना पड़ेगा। अब पहले हम तोड़ते हैं 8375 को। कॉस्ट का आखिरी सवाल हो रहा है इस अटेम्प्ट का। बाकी जिनका अगली अटेम्प्ट का प्लान है वो दिल छोटा ना करें, और बहुत सारे सवाल होंगे। अभी यूनिट्स की मैं कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा था, तो अब मैं उसको सॉल्व करने लगा हूं। चूंकि कमिटेड वाले पूरे रहेंगे और बाकियों में से कम होंगे, तो अब हमें रिवाइज सेल्स के लिए 45/50 नहीं करना है, हमें यकीनन अब सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी, ताकि अकॉर्डिंगली यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकें। अगर हम नॉर्मल सेल प्राइस को एक्स कह दें, तो अदर कस्टमर्स को कितने का बेचते हैं? अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1। हाँ जी, तो हम लोग नॉर्मल सेल प्राइस अगर एक्स कहें, तो अदर कस्टमर्स को कितने का बेचते हैं? 0.95x का, और बाकियों को 0.8x का। ये पहले पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है बात, अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। तो अगर हम नॉर्मल सेल प्राइस को x कह लें, तो बस आखिरी सवाल है, थोड़ा सा रह गया है जी। टोटल सेल्स कैसे बनी होगी? 37,500 यूनिट्स, ये कहां से आए? 50,000 यूनिट्स है ना, उनमें से 75%, ये बिकेंगे इतने के,
और 25,000 यूनिट्स नहीं, 12,500 यूनिट्स बिकेंगे इतने के। तो ऐसे ये फिगर निकली होगी। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 2,000 रुपए। अच्छा, जिन बच्चों को जरा सी भी परेशानी होती है वो इसको सॉल्व करके देखा करें कि हो भी रहा है कि नहीं। हाँ जी, नहीं मुझ पे तो है, लेकिन अपने आप पे भी तो हो ना, कैलकुलेटर पे करके तो देखें हो रहा है आपसे कि नहीं। $2,000 आ रहा है सबसे। ये 2,000 आफ्टर डिस्काउंट। अगर आफ्टर डिस्काउंट होती तो हम इसको 0.95 और 0.8 थोड़ी कर रहे होते। 2,000 किसी से नहीं हुआ कैलकुलेट तो बता दे। किया है, दिखाओ। तो अब रिवाइज्ड सेल्स कितनी होंगी, कॉन्ट्रेक्चुअल कितनी होंगी? 37,500, 2,000 का 0.8 कितनी, थाउजेंड में ही बता दीजिएगा। और अदर्स कितनी होंगी? 12,500 में से 5,000 नहीं हो सकेंगे, तो 7,500 इंटू 2,000 का 0.95, ये आ जाएंगी सेल्स। है जी। 7,500 कैसे आया? 12,500 पहले प्लान किए हुए थे ना, तो अब 5,000 नहीं बेच सकेंगे। पहले 12,500 थे ना, 12,500 37,500, तो 50,000 बने थे। तो अब अगर 45,000 बनेंगे तो 5 इन्हीं में से निकलेंगे ना। बस आखिरी आखिरी सवाल है। है जी, लास्ट है। मैंने कहा था 3 सोचे मैंने। वो तीसरा भी करना है। ऑप्शन 2 पॉइंट नंबर 1 सेल्स डन। मटेरियल, मटेरियल नहीं लगेगा, मटेरियल लगेगा। कितना? सेम क्या? टोटल कितने किलो? हाँ जी, टोटल कितने किलो? बजट में कितने किलो लिखे हुए हैं? टोटल तो किलो ही नहीं है। पिछले सवाल में था, हमें पता था कि एक यूनिट के लिए 1 किलो, जो जितने यूनिट्स बनाने थे उतने टोटल किलो, और उनमें से जितने पहले पड़े हुए थे 25,000, उनके अलावा एक्स्ट्रा वाले किलो खरीदना लिख लिया था। तो अब तो किलो भी नहीं पता। अब
फिर अच्छा, ये मैं अभी सिर्फ आपसे पूछ के कर रहा हूं, अभी नहीं मैं कह रहा सही है कि नहीं। क्या करेंगे? कितनी आ रही है इनकम स्टेटमेंट में? 30। ये ठीक है ऐसे? नहीं, ये नहीं ठीक। तो क्या करें? यहां तक समझ आया क्या किया? ऊपर टेबल में दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स का, तो हमने तो 45,000 बनाने हैं, तो इससे उन 45,000 का आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पहले ही 10,000 किलो पड़े हुए हैं वो भी तो यूज होने हैं ना, इसमें उनकी भी कॉस्ट आ रही है। कैसे उनकी भी कॉस्ट आ रही है? जो 31 मार्च को 10,000 किलो पड़ा हुआ है, वो मटेरियल कंज्यूम्ड तो अगले 9 महीने में बनना था ना। तो जो आपको टेबल में दी हुई है इनकम स्टेटमेंट, ये उन पूरे 50,000 यूनिट्स के लिए है, और वो जो 10,000 किलो पड़ा था वो उनके अलावा है, वो भी इसी के अंदर शामिल है। तो अगर हमने ये कर लिया तो इसमें हमने उन 15,000 किलो, 10,000 किलो की भी कॉस्ट यहां पर ले ली, जबकि वो तो ऑलरेडी खरीदे हुए हैं। तो उनकी कॉस्ट हम यहां से निकाल देंगे। ये क्या हो गया? जिंदा हैं, जाग रहे हैं? ये जो 36 मिलियन रुपए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है, ये है 50,000 यूनिट्स के लिए। यानी 50,000 यूनिट्स पे जितना मटेरियल लगेगा, तो वो जो 31 मार्च पे पहले ही पड़ा हुआ है वो भी तो लगना है ना। तो वो भी इनके अंदर है या नहीं है? है। तो अगर हमने इसी को हम इस तरह से कर लिया, तो वो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर आ जाएगी, वो निकाल दी। ये कहां से आई? ये दी हुई है 29,000। आखिरी आखिरी सवाल है, ब्रेक तो नहीं करनी ना? अभी माहौल बना हुआ है, अभी है ना? क्योंकि ब्रेक कर दी तो फिर जो अब समझ तो भी नहीं आ रहा, समझ तब भी नहीं आएगा, तो अभी टाइम ही जाया होगा। हैं जी? कब तक क्लास जाएगी? इस सवाल में अभी मेरा ख्याल है को 20 को मिनट और लगेंगे। 15 मिनट लग जाएंगे और बस फिर बस। जी है, मटेरियल है वो मटेरियल है। प्रोडक्ट के यूनिट्स खराब पड़े हुए हैं, तो वो तो हम चाहे कंटिन्यू करें चाहे ना करें, वो तो वैसे ही हमने बेच देने, तो वो तो दोनों के दोनों ऑप्शन में बेच ही देने, इसलिए इनका कुछ नहीं कर रहे। अगर 2500 तो फिर ये प्रोडक्ट के हैं ना, अगर रिपेयर होके यूज हो सकते होते तो फिर हम 45,000 ना बनाते, 42,500 बनाते, या हम 47,500 बेच लेते, फिर कुछ इस तरह की बात इसमें डाली होती, यानी कहीं ना कहीं इसको फिर सेल से लिंक किया होता।
डायरेक्ट मटेरियल वाला पॉइंट रिपीट कर दूं? वो यूट्यूब पे है ना, 4 दफा देखना चाहे। पहले आप बताएं क्या समझ आया इसमें? ये नहीं समझ आया। ये किसी को भी समझ नहीं आया? इसका आंसर बताइएगा। 340। 340 से डिवाइड करिएगा इसको। वन जीरो नहीं भाई, 36 मिलियन को 340 रुपए से डिवाइड करना है। 105828882। इसको डिवाइड करें 50,000 से। 2.1। इसको मल्टीप्लाई करें 45,000 से। 45,000। कितना? 95,294। इसमें से करें 10,000 माइनस 85। इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत थी। इसको करें 340 से मल्टीप्लाई। 29 मिलियन आ गया। ये किया क्या मैंने? ये क्या किया मैंने? ये जरा आपको बताया मैंने किया क्या? अच्छा, ये सेम आ गया ना? तो किया तो कुछ मैंने ऐसा ही है। क्या किया ये? और ये थोड़ा टेढ़ा भी लिखा है। और सीरियस संजीदा हजरात राब्ता करें। हाँ जी, ये क्या किया मैंने? है आसान सा है। हाँ है। पहले 36 मिलियन को 50,000 से यूनिट से करें तो 720 आएगा, फिर 36 मिलियन को 720 से डिवाइड करें तो 50,000 ही आएगा। हाँ, पर यूनिट क्या क्या है ये? ठीक है, नहीं अरे किसी को नहीं पता चल रहा मैंने क्या किया है? ये समझ आ गई थी तो बस ठीक है, इसी में राजी खुशी रहे। बाकी देखे मैंने क्या किया है, को बुरा काम नहीं किया मैंने। हाँ जी, क्या करते हैं ना यार? देखे ये भी शायद काम की बात ही लगे, कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख ही जाएंगे जो मैंने क्या किया है। नुकसान नहीं होगा इसको सोचने का। आखिरी आखिरी बार सोच रहे हैं, खत्म हो रही है कॉस्ट। अच्छा चले, मैं ना इसमें
क्या? क्या किया मैंने? क्या? ये जो 10,000 किलो हैं, ये 34 लाख रुपए के थे। मैंने 1 किलो कितने का ये निकाला? 36,50,000 यूनिट्स। तो 1 यूनिट के लिए मैंने, किधर गया? अच्छा नहीं, ये मैंने नहीं निकाला। 36 मिलियन को मैंने 340 से डिवाइड किया। मेरा ख्याल है वो पहले ही लिखा हुआ था, शायद शायद पहले का लिखा था। अच्छा, ये क्या हुआ? अगर 1 किलो 340 रुपए का है, तो इतने रुपीस में कितने किलो? 10,000। 10,000 नहीं, 1,05,882। 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल इतने किलो चाहिए। एक के लिए कितना? ये 45 के लिए कितना? तो हमें अब इन 9 महीनों में 45,000 यूनिट्स बनाने के लिए इतने किलो चाहिए। इतने पहले ही पड़े हुए हैं, कितने और चाहिए? वो 340 रुपए के खरीद लाएंगे। हैं? जी जी, वो सही है। मैं तो सिर्फ 34 लाख क्यों माइनस किया वो बता रहा था। वो 34 लाख इसलिए माइनस किया क्योंकि मैंने टोटल किलोज में से जो पड़े हुए हैं, टोटल की कॉस्ट में से उनकी कॉस्ट माइनस कर दी, तो एडिशनल की कॉस्ट आ गई। ये आपके लिए इतनी मेहनत की है यार। अच्छा, मैंने ये सॉल्यूशन किया है, यही कह रहा हूं, ये रखें, लेकिन ये क्या किया है, इससे क्या आंसर निकला? जो 45,000 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट लगनी है, उसमें से माइनस कर दिया जितना पहले ही पड़ा हुआ है, तो बाकी है जो नए खरीदने पड़ेंगे, ये रेलेवेंट है। एडिशनल ये खरीदना पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये भी ना वैसे इस सवाल के लिए ना सही, लेकिन काम की बात ही है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। जी, वो रुपीस पर यूनिट आएगा, रुपीस पर केजी नहीं निकलेगा। ये निकला है 1 किलो कितने का है। अच्छा, YouTube वालों के लिए या ऑनलाइन वालों के लिए तो 103 लेक्चर चल ही रहा है। अगर आपकी तबीयत इस वक्त खराब हो रही है तो आप बेशक 10 मिनट के लिए मैं इसको पॉज करा लेता हूं। करें कंटिन्यू? हैं? करूं ना कंटिन्यू? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के लिए तो लर्निंग है। अब तो हो गया यार, अब तो कितनी देर हो गई भाई? 7:45 आया था मैं। कितनी देर हो गई? 7:45 से 12:15, 4.5 घंटे।
कहते तो छुट्टी कर लेते हैं, अगले 3 दिन पढ़ लेंगे। फिर नो सर, नो सर। डायरेक्ट लेबर, जो ऊपर टेबल में लिखे हुए हैं इसको 45/50 कर लें, वो और लोगों का है, वो लोग गए अब। तो इसलिए जो ऊपर डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है वो हमारे काम का नहीं है। ऑप्शन 2, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, लर्निंग कर्व लगा के इनके आर्स निकलेंगे और उनपे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 500 रुपए, तो लेबर कॉस्ट निकल आएगी। निकल आएगी या है जी? करते हैं। एक्स कितने यूनिट्स बनाने? 45,000। और 45,000 बनाने हैं और यूनिट्स बनने हैं बैचेस में, और एक बैच में बनेंगे 3,000, तो 9 बैचेस। और लर्निंग कब तक है? 15 बैचेस, और लर्निंग कहां तक चलनी है? 5। तो एक्स रखेंगे 5। पहले बैच पे कितना टाइम लगेगा? पहले बैच पे कितना टाइम लगेगा? 27 इंटू 5 पावर पॉइंट 2153, टोटल फॉर 5 बैचेस 5 इंटू 21 53.22 10766। और इसके बाद लर्निंग रुक जाएगी, तो जितना 5वें बैच का टाइम है उसके लिए रखना पड़ेगा x = 4। 2750 इंटू 4.152 2227, तो टोटल फॉर 4 बैचेस हो जाएगा 8910। तो 5वें बैच का टाइम 1856, तो टोटल आवर्स बन जाएंगे पहले 5 बैचेस के 10766.1, और नेक्स्ट 10 बैचेस के 1856.06 इंटू 10 1856.0.6 29326.7। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी 29326.7 इंटू 500 रुपए 14।
कहां? ऑप्शन 2 का वेरिएबल ओवरहेड है ना, करता हूं अभी। अभी लेबर लिखा है। थोड़ा सा रह गया कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स ऑप्शन 2, पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं कि ये लोग इतने अच्छे ट्रेंड नहीं होंगे, तो इसलिए जो हमने साल के शुरू में बजट किया था वेरिएबल ओवरहेड, उससे 5% ज्यादा हो जाएंगे, जैसे पिछले साल में 20% ज्यादा का था। लेकिन हम ये वेरिएबल ओवरहेड्स का बढ़ना बचा सकते हैं अगर उनकी ट्रेनिंग करवा दें। तो ट्रेनिंग करवाएं कि ना करवाएं? चेक करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग पे कितना खर्चा है और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं। ट्रेनिंग का खर्चा कितना है वर्सेस वेरिएबल ओवरहेड्स ने बढ़ना कितना था। आखिरी सवाल, थोड़ा सा रह गया है। क्या हुआ? केक खराब हो रहा है? मेरे लिए लाए? क्या सेल्फियां लिए जा रहे हैं यार, क्या? अच्छा, कंटिन्यू शटडाउन के ना 3 ही सवाल हैं, 2 मैंने करा दिए, तीसरा मैं आपको बता देता हूं। और अगर आप इन्हीं को ही 2-3 दफा करेंगे ना तो बहुत है। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स में इन लोगों से काम कराने की वजह से इंक्रीज आ जाएगा। और अगर ये इंक्रीज अवॉइड करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं तो इस पे खर्च होना है 450। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करते तो फिर हमें वेरिएबल ओवरहेड में इंक्रीज बर्दाश्त करनी पड़ती है। कैसे 495? 11 मिलियन तो 50,000 के हैं, पहले तो उनको 45 का करें ना, और फिर इनमें इंक्रीज आनी है 5%। है इसका आंसर 495 है। 495 ना है।
हम अगर इतनी ट्रेनिंग पे खर्च कर दें तो ये बच जाएगा। तो हम ट्रेनिंग पे खर्च करें या इसको बढ़ने दें? तो इसलिए ट्रेनिंग पे खर्च कर देंगे, तो उससे फिर ट्रेनिंग वाला एक खर्चा आ जाएगा, और वेरिएबल ओवरहेड्स फिर आएंगे ही नहीं, फिर उतने ही आएंगे, बढ़े हुए नहीं आएंगे। क्या हम ट्रेनिंग पे खर्च करके वेरिएबल ओवरहेड्स बचा लेने थे? नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स का इंक्रीज बचा लेना था। तो चूंकि वेरिएबल ओवरहेड्स का इंक्रीज ज्यादा है, ट्रेनिंग का खर्चा कम है, तो हम ये करेंगे, ये बच जाएगा। तो इसको एज सेविंग दिखा दें। क्या नहीं समझा बात? जी जी, आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि आप करें कि 9900 के साथ 450 ऐड कर दें और 9900 को 1.05 लिख लें, और इनमें से जो सस्ता है वो वहां लिख लें। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा रह गया सवाल। ये कहां से आ गया बीच में? ये जो कहा था कि अगर यहां 3 लिख लें, यहां ना लिखें, या वहां 12 महीने लिख लें या 9 महीने लिख लें। जी, क्या करेंगे? नहीं, यहां पर 4800 लिखें और यहां 3600 लिखें, या फिर यहां कुछ ना लिखें और वहां 900 लिखें। लिखना नेगेटिव ही है। यहां 12 महीनों का यहां 12 महीनों का खर्चा लिखें या 9 महीने का खर्चा लिखें, या फिर यहां कोई खर्चा ना लिखें और वहां 3 महीने का एक्स्ट्रा खर्चा लिखें। कॉस्ट की आखिरी लाइन, आखिरी कैलकुलेशन, सेल ऑफ प्लांट। आखिरी प्लांट बिक रहा है कॉस्ट में। ऑटम 2023 का आखिरी प्लांट सेल हो रहा है। ऑटम 2023 सेशन पढ़ाने का 2800 का बेच देंगे। डबल टू इस सेशन का आखिरी टोटल होने लगा। आखिरी है, आखिरी टोटल है, जरा संभल के फिर सोच लें। आखिरी है 188 डबल। इस सेशन का आखिरी कंक्लूजन। तो कंटिन्यू करेंगे फॉर 9 मंथ्स। कंटिन्यू और शट डाउन का एक सवाल और आया था हिस्ट्री में, और वो है 2020 ऑटम। वो आप उसमें भी इस तरह की बड़ी चीजें थी, ये और ये और वाले उसमें काफी थे। ये ऑटम 20 सियाब के नाम से होगा शायद। ये भी कंटिन्यू शटडाउन का है। अगर किसी के पास वक्त हो, तौफीक हो, तो कर लेना।
कॉस्ट का सिलेबस हो गया खत्म।